मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है और एक ऐसा संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या दूंगा कि आपको पूरी तरह से ये तो समझ में आएगा ही कि आज का शीर्षक क्या है, उसके महत्व के बारे में। लेकिन कुंडली का फलादेश कैसे किया जाए, केपी सिस्टम के नियम का महत्व क्यों है, इस पे भी बात करें। सबसे पहले हम शीर्षक पे आते हैं। आज का शीर्षक है विवाह के बारे में सही जानकारी कैसे प्राप्त करें। हाउ टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मैरिज। जी हाँ मित्रों, एक केपी लग्न आब्लिक कस्प चार्ट दिया हूँ जो नेचुरल कुंडली है मेष लग्न की। उदाहरण के लिए दिया हूँ ताकि बात को सटीक तरीके से बताया जा सके। आप सभी जानते हो कि अनेकों परंपराएं और प्रथाएं और तरीके प्रचलित हैं कुंडली के फलादेश का। मैं भी उन्हीं परंपराओं और प्रथाओं और तरीकों में 1983-84 से 2010-11 तक भटका हूँ। लेकिन जब मुझे केपी सिस्टम की जानकारी हुई और उसका मैंने अध्ययन और अभ्यास किया और सैकड़ों कुंडलियों पर उसके फलादेश को उतारा, तो मुझे लगा कि सर्वाधिक नवीन और विज्ञान सम्मत और तार्किक नियम संगत पद्धति है। तो उसके संदर्भ में न जाके आज हम बात करेंगे विवाह। विवाह एक ऐसा संस्कार है जो सबके, चाहे हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या प्रत्येक धर्मावलंबियों को, समाज में प्रत्येक लोगों के बीच में प्रचलित है। और जहाँ तक ज्योतिष की बात है, हम प्रायः ये देखते हैं, जानते हैं कि कुंडली का 7वां भाव, सप्तम स्थान विवाह का स्थान है, प्रायः सब लोग जानते हैं। लेकिन केवल 7वां भाव को देख लेना या 7वें भाव का जो स्वामी है उस ग्रह को जान लेना या 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह को जान लेना, ऊंच में है कि नीच में है, अच्छा है, बुरा है, शत्रु है, मित्र है, इससे सही फलादेश संभव नहीं है। इसका हमने बहुत अध्ययन और अनुभव किया। सही फलादेश वह है जिसमें एक सटीक नियम हो। आप सभी जानते हैं कि हर कार्य में, चाहे घर का नेतृत्व हो, चाहे देश प्रदेश का नेतृत्व हो, एक प्रमुख होता है नेता, जिसको आप गांव का प्रधान कह लें, घर का मालिक कह लें, प्रदेश का मुखिया कह लें, देश का मुखिया कह लें। लेकिन अकेला वो काफ़ी नहीं होता। हमारे यहाँ ये प्रचलित है कि 10 कहारा तब एक महारा। कहारा के बारे में आप जानते हैं कि पहले से प्रचलित है, अर्थात एक मुखिया तभी सफल है अपने दायित्व के संचालन में जब उसके साथ सहयोगी हो या सहायक भी हो। अकेला कोई चना भार नहीं फोड़ सकता। तो सप्तम भाव तो है ही है, लेकिन सप्तम के सहायक भाव कौन है? सप्तम भाव तो प्रमुख भाव है विवाह के लिए, और इसके सहायक भाव कौन है? जब तक इनकी जानकारी हमको नहीं होगी तब तक सही फलादेश संभव नहीं है। अब आपको बार बार मैंने बताया है, कई कुंडली वीडियो हमने दिया भी होगा कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र, इसमें लग्न कुंडली, कस्प कुंडली 2 होती है। हालांकि दोनों को मैंने एक में बनाया है, लेकिन लग्न कुंडली से ग्रह कहाँ है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और ग्रह की दृष्टि कहाँ है, इन चीज़ों को देखा जाता है, या ग्रह के संबंध क्या है। लेकिन भाव कुंडली जो कस्प चार्ट केपी में है, इससे हम फलादेश करते हैं। भाव कुंडली में
भावों की राशियां भी लग्न से इतर हो जाती हैं, बदल जाती हैं, कभी कभी एक दो राशियां मिस हो जाती, गायब हो जाती है, लोप हो जाती हैं, और ग्रह भी लग्न कुंडली में जहाँ है वहाँ से इतर हो जाते हैं। लेकिन फल जो है कस्प कुंडली या कस्प चार्ट या भाव कुंडली से ही कहा जाता है। अब जो भाव कुंडली है, कस्प चार्ट है, उसको ही मान लीजिए किया है। लग्न भी यही है, इसमें राशियां नहीं बदली हैं, ग्रह कोई बैठे नहीं। अब भाव कुंडली यानी कस्प चार्ट या कस्पल सिग्निफिकेटर हम कहते हैं, और प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर और कस्पल सिग्निफिकेटर दो प्रचलित हैं। अर्थात कस्पल सिग्निफिकेटर्स माने कुंडली के 12 भाव से जो चीज़ें प्रदर्शित होती हैं, दर्शित होती हैं, उनको कस्प कहते हैं, कस्पल। और जो ग्रह उनके सिग्निफिकेटर होते हैं उनको कस्पल सिग्निफिकेटर कहते हैं, जो भावों का। तो मित्रों, आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी एक कस्पल चार्ट बताएगा, भाव कुंडली आपकी बताएगी, और घटना कब घटित होगी, हर घटना के साथ है, केवल विवाह नहीं। जीवन की कोई घटना जब तक दो पटल लेके आप नहीं चलेंगे, तो भाव कुंडली में आपके भाग्य में क्या लिखा है, भाव कुंडली वही बताती है 12 भाव में बैठे हुए ग्रह। लेकिन इसमें कस्पल सब लॉर्ड की बात होती है, अर्थात वो भाव किस राशि में है और किस नक्षत्र में है, उसको न देख करके हम किस उप नक्षत्र में है और वह उप नक्षत्र स्वामी। 7वां भाव तो तुला राशि में है, इसकी कोई नक्षत्र भी होगा, लेकिन किस उप नक्षत्र में है और वह उप नक्षत्र स्वामी किन किन भावों का कार्जेश है या सिग्निफिकेटर है या प्रतिनिधि है, एजेंट है, उसको देखना महत्व। तो सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर 7वां, दूसरा और 11वां, 7वां इसलिए कि विवाह का स्थान है, दूसरा इसलिए कि विवाह जब होगा तो दूसरा स्थान जो कुटुंब का है, इसमें एक सदस्य आप कम पड़ेगा, तो द्वितीय इसलिए आवश्यक है सहायक भाव, और 11वां इसलिए आवश्यक है कि प्रायः हर भाव के हर कार्य के लिए इच्छा पूरक होता है। तो 7, 2, 11 इसके मेन भाव हैं। तो सप्तम विवाह देखने के लिए पहले आप देखिए सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी, प्रमुख भाव और सहायक भाव इसके। इसको जानना आवश्यक है। प्रमुख और सहायक भाव, सप्तम का प्रमुख और सहायक भाव, यह है 7, 2, 11 हमने अभी बताया। और इनके विरोधी भावों को भी आप जानोगे तभी सही फलादेश होगा। तो विरोधी भाव के लिए हम बार बार बताए हैं कि 7वें का व्यय होता है, हर भाव का व्यय भाव उसका विरोधी होता है। 7वें का व्यय हो गया 6वां, 12वां भाव, दूसरे का व्यय हो गया 11वां, और 11वें का व्यय माने 12वां भाव हुआ 10। तो 6, 1, 10 ये तो व्यय स्थान है जो विवाह और उसके सहयोगी भाव हैं, और कुंडली का 8वां और 12वां, 8 और 12 अर्थात 6, 1, 10, 8 और 12 ये विरोधी भाव हैं। 6, 1 भाव भी विवाह के लिए विरुद्ध है। 6, 1 और 10, 10वां भी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। कुंडली का 8वां और 12वां, अर्थात अगर सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी कोई भी ABCD ग्रह वो 2, 7, 11 भावों को बता रहा है स्वयं के द्वारा, अपने नक्षत्र के द्वारा। लेकिन जब 2, 7, 11 बताएगा तो विरोधी भाव भी आए रहेंगे 6, 1, 10, 8, 12 में। तो जितने ज़्यादा विरोधी भाव आए रहेंगे
उतने विवाह में व्यवधान भी होगा, विलम्ब होगा, या विवाह हो जाएगा तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होगा, या कुछ दिनों बाद संबंध बिगड़ जाएगा, कटुता आ जाएगी और संबंध विच्छेद तक स्थिति पहुंच जाएगी। वो तो अलग स्थिति, हालांकि वीडियो का विषय है, लेकिन सप्तम का उप नक्षत्र स्वामी 2, 7, 11, 7, 2 और 11 का कार्य हो सिग्निफिकेटर एक ही भाव का हो। कस्पल सिग्निफिकेटर्स में अगर 2, 7, 11 में से किसी भी भाव का कार्य है तो विवाह की संभावना है, अर्थात सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि विवाह होगा। इससे तो हम देख लिए भाग्य में विवाह है। अब मान लीजिए 2, 7, 11 में से कोई भाव नहीं मिल रहा है, तब भी आप जानते हो 90-99% लोगों का विवाह होता। तो सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है उसको भी देख लीजिए। अगर जो सप्तम का सब लॉर्ड है वो अगर 7वें को देख भी रहा है, दूसरे को देख रहा है, 11वें को देख रहा है, तो उसको भी सिग्निफिकेटर मान के एक प्रकाश की किरण आप देख सकते हो कि विवाह होगा। अब तो सवाल हो गया विवाह होगा, लेकिन विवाह कब होगा ये जिज्ञासा बहुत से लोगों को है और बहुत से लोग जानना चाहते हैं। आप सबको पता है कि कस्पल सिग्निफिकेटर या कस्पल चार्ट या भाव कुंडली को देखने के बाद ग्रह की दशा महत्वपूर्ण होती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसमें भी स्वयं या उसके नक्षत्र के माध्यम से 7वां भाव आया हो। अगर नक्षत्र के माध्यम से 7वां, दूसरा 11वां आया या 3वां आया और उसमें भी उप नक्षत्र स्वामी उसका देख लीजिए 2, 7, 11 में से किसी भाव को सपोर्ट कर रहा हो, 2, 7, 11 में से कोई भाव आया है, इसका मतलब वो महादशा स्वामी जो है विवाह कराएगा। लेकिन वो महादशा स्वामी स्वयं 7वें को बता रहा, दूसरे को 11वें को बता रहा है, लेकिन उसका नक्षत्र स्वामी विपरीत भावों को बता रहा है। उप नक्षत्र तो 2, 7, 11 में से किसी को बता रहा है, तो नक्षत्रेश सबल नहीं है विवाह के लिए। इस नाते महादशा स्वामी तो विवाह का प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन उस महादशा में तो विवाह होगा, लेकिन अपनी अंतरदशा या अपने प्रत्यंतर में हो विवाह नहीं कराएगा। तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा अंतरदशा का। उस महादशा स्वामी के अंतरदशा में विवाह नहीं होगा, ऐसे अंतरदशा को ढूंढिए। तमाम प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर के माध्यम से हम बताते हैं, बराबर बताते हैं, आप सभी जान। अगर उसको दिया जाए, विस्तार से बताया जाए तो इस नियम की पूरी जानकारी आपको नहीं होगी। और आगे हम बताने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वो वीडियो अगर पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। पॉजिटिव कमेंट कीजिए ताकि आपको विषयगत जानकारी हो सके। वीडियो को स्किप करके मैं भगाए 10-5 मिनट की वीडियो होती है, इतना समय आप दे सकते हो और इतना समय देने के बाद आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो करेक्ट जानकारी के लिए, समय के लिए आपको महादशा अंतर और प्रत्यंतर को देखना पड़ेगा। मान लो महादशा स्वामी सपोर्ट कर रहा तो उसकी अंतरदशा में विवाह हो जाएगा, उसका नक्षत्रेश अगर सबल है और उपनक्षत्र भी बता। लेकिन महादशा स्वामी का अंतरदशा निकल गया, विवाह का एज ही नहीं था, या उस समय कोई व्यवधान आ गया, उसका भी कारण उसमें निहित होता है, तो अंतरदशा स्वामी को तलाशिए। अंतरदशा का स्वामी, महादशा स्वामी 6 वर्ष से 20 वर्ष तक होता है। सूर्य 6 वर्ष, केतु 7 वर्ष, इसी तरह से अन्य ग्रह आप जानते हैं, शुक्र 20 वर्ष तक होता है। अंतरदशा साल भर से लेके और 2-2.5 वर्ष तक होती है।
तो उस पीरियड में आप अंतर्दशा स्वामी को तलाशिए और देखिए किसमें 2, 7, 11 भाव नक्षत्र के माध्यम से आया है और उसका उपनक्षत्र भी उन भावों को बता रहा है। तो उस अंतर्दशा को चुनिए। मान लीजिए आपने चुना किसी महादशा में सूर्य को चुना कि इसमें 2, 7, 11 आया है। फिर आपने देखा चंद्रमा में भी 2, 7, 11 आया, वो भी पॉजिटिव है। फिर आपने देखा कि वो तो मंगल में भी आया है 2, 7, 11, वो भी। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इनमें से किस अंतर्दशा को हम चुने? उसके लिए आवश्यक है कि आप जिस समय कुंडली देख रहे हो या प्रश्न देख रहे हो, ये विषय प्रश्न कुंडली का भी है, उससे भी आप देख सकते हो, लेकिन जन्म कुंडली सपोर्ट करती है। तो उसमें आप रूलिंग प्लैनेट लीजिए, उसका नियम हमने बताया है। रूलिंग प्लैनेट में ऊपर से नीचे तक क्रम होता है और जो ग्रह, जैसे मान लीजिए हमने कहा सूर्य, चंद्रमा और मंगल, 3 ग्रह 7वें को सपोर्ट, तो कौन विवाह कराएगा? रूलिंग प्लैनेट में ऊपर के सीरियल से देखिए, ऊपर तो मान लो बृहस्पति आ गया है, चंद्र नक्षत्र में चंद्रमा आ गया है, राशि में मंगल आ गया 3रे स्थान, दिन स्थान पर कोई अन्य ग्रह, तो जो सबसे ऊपर हो सीरियल में, पहले बृहस्पति तो है नहीं, दूसरे चंद्रमा आया, तो आपको चंद्रमा पकड़ना पड़ेगा, मंगल को नहीं पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीरियल में चंद्रमा ऊपर है। तो चंद्रमा के समय को आप निर्धारित करेंगे और प्रत्यंतर चंद्रमा सहित चंद्रमा के प्रत्यंतर में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कालखंड आप निर्धारित कर सकते हो और उसका भी सूक्ष्म तरीका है, आप तारीख तक बता सकते हो, लेकिन दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में जब दशा, अंतर और प्रत्यंतर के स्वामी हो और चंद्रमा भी इन्हीं में से किसी राशि, नक्षत्र या उप नक्षत्र में हो, तो अलग नियम है, कभी बात करूंगा उस पर विस्तार से। तो मित्रों, विवाह के बारे में, अब विवाह तो हो गया मान लीजिए, लेकिन विवाह टिकाऊ है कि नहीं है, विवाह में कटुताएं आएगी जीवन साथी के साथ कि नहीं, पति हो या पत्नी हो, तो ये विषय उसके विरोधी भावों की स्थिति पर निर्भर करता है। ये विस्तार का विषय है। एक सवाल ये दिया जाए कि क्यों संबंध विच्छेद हुआ या तलाक हुआ या कटुता क्यों है, तो ऐसा वीडियो भी मैं दूंगा और बताऊंगा। आज केवल यही है कि विवाह के बारे में पूरी जानकारी की, समय कब होगा, समय क्या है कि नहीं है विवाह क्या जो, तो इसको बताने के लिए हमने आज कोई दूसरी कुंडली इसलिए नहीं दिया ताकि विस्तार से आपको इसकी व्याख्या करके बता दूँ। आशा है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे मेरी बात को और इसका संज्ञान लेंगे, तो वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। पुनः अगले 1-2 दिन में किसी नए टॉपिक के साथ, नए शीर्षक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।